breathing exercise. My topic is this is important part, so everybody should listen carefully, because this knowledge is not written in any book, or you can never get it in any book. Okay, so please try to listen and try to understand the concept of pranayam according to modern science as well as traditional books or traditional text. So I will start with the PowerPoint presentation. I will start my PowerPoint presentation. सर दिख रहा है अभी? सर नहीं, अभी तक शेयर नहीं हुआ, आप शेयर करो। ऑलरेडी मैंने आपको शेयर करने का ये परमिशन दिया है। और आपका जो माइक है ना, थोड़ा सा आपके पास में रखो, मतलब आवाज थोड़ा सा और क्लियर आए। नहीं, माइक, हाँ, यस, लाइक दैट। यस, शेयरिंग हो रहा है अभी। So this is my slide, and we are going towards the pranayam and physiology of pranayam. Before that, we'll have to see what is health. So health is a state of mind of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease. This is the definition of health according to WHO. अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते. This is also one definition of health, in which according to Ayurveda the tridosh means Vata, Pitta, Kapha, dhatus means those who are going to form our body. They are 7. Malakriya means the waste products in our body. It is also having important. जब हम बीमार होते हैं तो हम हमारा खून की जांच करते हैं, हम हमारे यूरिन की जांच करते हैं, कभी कभी स्टूल की जांच करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट प्लेइंग इन द our health. Along with that, the Atma, Indriya, and our mind. Atma, sense organs, and our mind should be in healthy, means प्रसन्न अवस्था में वह चाहिए, तभी हम प्रसन्न और पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं. तो ये जो स्वस्थ है या हेल्थ है, ये फिजिकल लेवल पे चाहिए, मेंटल लेवल पे चाहिए, इमोशनल पे चाहिए, सोशल पे चाहिए, स्पिरिचुअल पे चाहिए. तो ये अगर हमको करना है तो हमें योग साधना करनी होगी, नॉट योगा. अगर हमारे आत्मा को, मन को, हमारे इंद्रियों को प्रसन्न करना है तो योग साधना करना है. सिर्फ योगासन या अंग को मरोड़ के निचोड़ के कुछ नहीं होगा. सो दिस इज द साइकिल ऑफ आवर ब्रेन और साइकिल ऑफ आवर माइंड. जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको देख पता चलेगा कि क्या होता है. हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस में रहता है. कंटिन्यूअसली आवर माइंड इज रनिंग थॉट प्रोसेस, एंड माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स. ये क्या है? अनेक विचारों का एक बंडल है. और ये जो दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे, तो 90% of thoughts are of negative. कभी भी अगर आपको कुछ काम करना है तो पहले आपके माइंड में विचार आता है, नहीं ये नहीं होगा, अरे ये हो सकता है क्या. तो 90% thoughts are negative, and each and every thoughts, it may be positive, it may be negative, it may be good, it may be bad. So each and every thoughts in our body and in our mind, it's going to affect on our body. ये आपको ध्यान में रखना है. कोई भी विचार अगर आपके मन में आता है तो वह आपके पूरे शरीर पे
और मैं तो कहता हूँ कि हर एक जो सेल है आपकी, तो उस सेल पे वह अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द थॉट्स। लेकिन अगर एक छोटा भी थॉट है लेकिन वो लंबे समय तक आपके दिमाग में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, तो इट डेफिनेटली हार्ट टू योर बॉडी। ओके, सो let us talk about pranayama and pranayama how it is going to help. Okay. क्योंकि क्या है, ब्रीदिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन आवर बॉडी। ओके, हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, हर रोज करते हैं, दिन में करते हैं, रात को करते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो अब प्राणायाम करने के बाद हम इतने तरह के जो बीमारियां है उसको दूर कर पाएंगे, हमारे मन आत्मा और को प्रसन्न कर पाएंगे। प्राणायाम के बारे में पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि धारणाचु योग्यता मनसा, धारणा के लिए हमारे मन को तैयार करता है। तो कैसे करता है और किस प्रकार से हमें प्राणायाम करना चाहिए कि हम धारणा के लिए योग्य हो सकेंगे। हमारे जो अगला श्लोक है, ततक्षेते प्रकाश अनावरणम, मतलब जो आत्मा का प्रकाश है उसके ऊपर का जो आवरण है वो निकलता है। तो किस प्रकार वो निकलता है, तो यह सोचने के लिए, यह जानने के लिए हमें फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम देखेंगे, और मैंने जैसे कहा कि प्राणायाम इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, बट प्राणायाम मच मोर ऑन दैट। मतलब क्या, प्राणायाम उससे भी बहुत आगे है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस टू कंट्रोल ओवर अवर प्राण। सो हियर द प्राण मीन्स व्हाट? प्राण मीन्स a vital force which provides energy to different organs and control many vital life processes like circulation, respiration, excretion, digestion. All the things are controlled by prana or pranic energy. Not even in our body, but in the universe. ये जो सृष्टि तैयार हुई है, यह सृष्टि में जो कुछ भी कार्य होते हैं, हमारे यहाँ पे ऋतु का परिवर्तन होता है, बारिश गिरती है, ठंड पड़ती है, ठीक है, गर्मी का महसूस होता है, बहुत सारे नदियां बहती है, बाढ़ आता है, ठीक है, भूकंप होता है। तो ये सब जो क्रिया है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये सब किससे होती है? प्राण शक्ति से होती है। तो इसी प्रकार की प्राण शक्ति सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में रहती है, जो अगर हम हमारे शरीर में अच्छी तरीके से फ्लो कर सकेंगे तो हम निरामय जीवन, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन को कर सकेंगे। अगर यह प्राणवायु अगर गलत तरीके से फ्लो होता है या कहीं पे उसका संचरण नहीं होता है, तो हमको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रकृति में बाढ़ आती है, ठीक है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, भूकंप आता है, जोरदार बारिश होती है, ठीक है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। तो दिस इज द, ये क्या है, प्राणिक एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचती। उसी तरह से अगर शरीर में प्राण नहीं पहुंचता तो हम बीमार होते हैं। और आयाम का मतलब है टू कंट्रोल। सो प्राणायाम इज नॉट मेयरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इट इज अ कंट्रोल ओवर दिस प्राणिक एनर्जी। और जो प्राण शक्ति है, जो प्राण शक्ति होती है, उसका जो स्वरूप है, तो वह हमारे शरीर में ब्रीदिंग के हिसाब से, ब्रीदिंग के रूप में हम दिखा सकते हैं। सो ब्रीदिंग इज वन ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज गवर्न बाय द प्राण ऑन द ग्रॉस लेवल। ग्रॉस लेवल पे मतलब प्राणिक शक्ति का एक दिखाने वाला अगर कोई कार्य है तो वह है ब्रीदिंग, एंड विच कैन बी रेगुलेटेड वॉलंटरली। मतलब ब्रीदिंग यह ऐसी प्रोसेस है प्राण की जो हम कई हद तक, किसी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरे जो क्रियाएं हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सॉरी, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है,
सर्कुलेशन है, एंडोक्राइन सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, तो ये जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ब्रीदिंग जो एक्टिविटी है प्राण की, तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी का धागा पकड़ के जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि है, उन्होंने प्राण वायु को कंट्रोल करने के लिए या प्राण शक्ति को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बताया है। एंड दिस प्राणायाम जो है, यह प्राणायाम में जो ब्रीदिंग की जो टेक्निक उन्होंने बताई है, तो ब्रीदिंग सिस्टम इज लिंक्ड विद नर्वस सिस्टम एंड माइंड आल्सो, मतलब नर्वस सिस्टम और माइंड, ये ब्रीदिंग जो है वो नर्वस सिस्टम और माइंड के साथ कोरिलेट है। अगर हम ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम और मन पे भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्राचीनतम ऋषि है, उन्होंने बताया चले वातम चले सुक्तम निश्चलम निश्चलम भवे, मतलब जब तक प्राण या वात हमारे शरीर में चंचल है तब तक हमारा मन चंचल है। अगर हमने वात को कंट्रोल किया, वात इज अ सिनोनिम ऑफ प्राण और प्राणिक एनर्जी, अगर हमने इसको कंट्रोल किया तो हम हमारे मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, मन अगर कंट्रोल हो गया तो प्राण भी नियंत्रित होता है। तो ये जो प्राणिक एनर्जी है, तो इसमें आयुर्वेद में भी बताया कि नियंता प्रणेता च मनसः, मतलब हमारे मन को प्रेरित करने वाला भाव है, हमारे मन को नियंत्रित करने वाला भाव है यह ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। सो यह हमने देखा कि जो डेफिनेशन है प्राणायाम की, वो पतंजलि ने बताया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। सो गति विच्छेद इज इंपॉर्टेंट during the practice of pranayam. Each cycle of pranayam involves 3 steps. Purak means inhalation, kumbhak means retention, and rechak means exhalation. So ideal ratio of pranayama is 1:4:2. I'm going to talking about Anulom Vilom pranayam along with all pranayam. तो हम डायरेक्टली अभी हमारे ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, हम हमारे अभी प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ जाएंगे, फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम। अगर हमें फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम समझनी है तो हमें रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है यह देखना चाहिए। तो किस प्रकार से रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है, और यह रेगुलेशन हो जाने के बाद हम किस प्रकार हम प्राणायाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्राणायाम करने के बाद इस पे क्या असर होता है यह हम देखेंगे। तो सबको पता ही है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है, जिसे हम छोटा मगज कहते हैं, वो पीछे होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, एंड व्हिच कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, होल रेस्पिरेटरी प्रोसेस विदाउट फेल। तो कंटिन्यूअसली ये क्रिया चालू रहती है, ठीक है। तो यह जो क्रिया होती है रेस्पिरेशन की, वो 3 तरीके से होती है। तो फर्स्ट इज स्ट्रेस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से वो कंट्रोल होती है। तो व्हाट इज स्ट्रेस रिफ्लेक्स, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यह है स्ट्रेस रिफ्लेक्स का एक आपके सामने पिक्चर में रखने वाला हूं। जो अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई हमारे लंग्स के एकदम स्मॉल पार्ट, तो जो अल्वियोलाई होते हैं, तो अल्वियोलाई में कैपेसिटी होती है कि वह स्ट्रेच भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब वो उसका एक्सेलेरेशन जब हम इनहेल करते हैं तो वो स्ट्रेच होते हैं, मैक्सिमम एयर को वो कैप्चर करते हैं, और जब हम एक्सेलेरेशन करते हैं तो वो एयर बाहर जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू इनहेल, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ दिस stretch receptor, they are going to send the impulse to the medulla oblongata that now we will have to exhale, okay। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेच रिसेप्टर मैकेनिज्म काम करता है। समझ में आया? जो स्मॉल पार्ट है अल्वियोलाई का, उसके जो थीन वॉल होती है, तो उस थीन वॉल पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स लोकेट होते हैं, मतलब रहते हैं उसके ऊपर।
जितना उसको स्ट्रेचिंग मिलेगा वो स्टिमुलेट होंगे और एक्सेलेरेशन के लिए हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को संदेश भेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अगर हम ज्यादा इनहेल करते हैं तो वो ज्यादा इंपल्स मेडुला ऑब्लोंगेटा को पहुंचाते हैं। ठीक है, देन दिस इज द पिक्चर ऑफ chemoreceptors. Okay, so first is stretch receptors, second is chemoreceptors. तो chemoreceptors क्या काम करते हैं? If by certain मतलब कोई कारण से अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया तो यह chemoreceptors जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं और वो इंपल्स सेंड करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ठीक है, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हमारे शरीर में ज्यादा हुआ है तो वह मेडुला ऑब्लोंगेटा को संदेश देते हैं कि अभी हमें इनहेल करना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में बढ़ा है। तो यह मेडुला ऑब्लोंगेटा को संदेश देता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर ऑल द रेस्पिरेटरी मसल्स और सब मसल्स को संदेश देता है कि अभी इनहेल करना है। अगर यह उलट होता है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है हमारे ब्लड में तो यह कीमोरिसेप्टर्स हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को संदेश देते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा अभी हमारा जो ऑक्सीजन है वो इनफ है, अभी हम ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो कर सकते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो कर देता है। सो इन दिस वे स्ट्रेच रिसेप्टर्स और जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं तो उनकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंट्रोल होता है। तो ये कीमोरिसेप्टर्स दो जगह पे होते हैं, एक तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हमारे पेरिफेरल कार्डियक नॉच जो होती है या कार्डियक आर्च जो होती है, कैरोटिड आर्च या एओर्टिक आर्च जो होते हैं हमारे हृदय के बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो रहते हैं और रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रेच रिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, देन थर्ड इज बैरोरिसेप्टर्स, मतलब द प्रेशर रिसेप्टर्स। ओके, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? एट्रियल बैरोरिसेप्टर्स एंड कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर सडन चेंज हो गया ब्लड प्रेशर में तो ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाने के बाद यह रिस्पॉन्स करते हैं और इसके हिसाब से यह हमारा ब्रीदिंग रेगुलेट करने का संदेश हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को पहुंचाते हैं। तो इसके साथ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है और हमारा रेस्पिरेशन भी रेगुलेट होता है। तो दीज आर द थ्री mechanisms through which our respiration is going to control. Okay, और इसके हिसाब से फिर हमारे जो मसल्स है रेस्पिरेशन के, डायफ्राम हो या इंटरकॉस्टल मसल्स हो या एक्सेसरी मसल्स हो, स्टेनोक्लेविकुलर या क्लेविकुलर मसल्स। ओके, तो ये इन सब से यह रेगुलेट होता है। सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स। तो प्राणायाम अगर हम सफिशिएंटली करते हैं तो इन सब रिफ्लेक्सेस पे क्या असर पड़ता है यह हम देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्राणायाम। ओके, तो हमने अभी पहले देखा कि व्हाट आर द चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी हम देखेंगे कि प्राणायाम करते वक्त इस रिसेप्टर्स और इस कीमोरिसेप्टर्स पे क्या परिणाम होता है। सो पूरक मीन्स वॉलेंटरी प्रोलॉन्गेशन ऑफ इंस्पायरेटरी फेज। जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो उसका टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml एयर हम इनहेल करते हैं, 500 ml ओनली। ठीक है, जब हम प्राणायाम में इनहेल करते हैं तो यह टाइडल वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं और ड्यूरिंग दिस फेज इसमें क्या होता है? फिर ड्यूरिंग दिस फेज लंग्स आर एक्सपांडेड कंसिडरेबली। मतलब नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब
लंग्स का जो एक्सपांशन होता है उससे ज्यादा एक्सपांशन इस प्राणायाम के दौरान होता है। तो उससे क्या होता है, तो वॉल ऑफ द अल्वियोलाई आर गोइंग टू स्ट्रेच मैक्सिमम। जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो इतना होता है, ठीक है, जब प्राणायाम में करते हैं तो वो इतना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, on stretching of these receptors, they are going to send the impulse to the medulla oblongata. But जब हम प्राणायाम करते हैं स्पेशली पूरक फेज में, तो यह आफ्टर पर्टिकुलर डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग the stretch receptor situated in the alveolar wall are stimulated. Okay, but normal breathing में वह impulse send करते हैं medulla oblongata को, लेकिन जब हम पूरक करते हैं तो वो इम्पल्स सेंड करते हैं, लेकिन ड्यू टू वॉलंटरी कंट्रोल ऑन द ब्रीदिंग, जो इम्पल्स वो भेजते हैं उसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा काम नहीं करता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बट एज वी कंटिन्यू द फेज ऑफ इनहेलेशन बाय आवर स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी कंट्रोल, द नॉर्मल स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है इज इनहिबिटेड। जो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है ना, वह खारिज किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमारा सेरेब्रम उस ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जब यह सेरेब्रम ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है तो क्या होता है, देखिए कि तब क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स में मेडुला ऑब्लोंगेटा को रिफ्लेक्स भेजने के बाद भी देयर इज नो एक्सहेलेशन इज पॉसिबल एंड चेस्ट इज कंटिन्यू टू एक्सपांड अंडर आवर कॉर्टिकल कंट्रोल। कॉर्टिकल मींस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो बड़ा ब्रेन होता है ना, तो उससे the stretch receptors are thus trained to withstand the more and more stretching। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वह ट्रेन किए जाते हैं मोर एंड मोर स्ट्रेचिंग को, और इसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। And as we continue to inhale, the intrapulmonary pressure is also raised, and therefore the alveoli in the upper pulmonary part are filled with air। इससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है और जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह से एक्सपांड होते हैं और ओपन होते हैं। सो वन मतलब जो व्यक्ति होता है वो अपनी खुद की मैक्सिमम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकता है, एंड ड्यू टू दिस हैज बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज भी इससे काफी अच्छा होता है, ठीक है। Normally, we are going to finish our inhalation and exhalation in only 2 seconds, 2 to 5 seconds. But during pranayama, Purak phase, we are prolonging this inhalation 2 to 5 seconds, and we are inhaling 1 to 1.5 liters of air. Okay. So there is good exchange of oxygen and carbon dioxide. It's very effective. Okay. And Purak is not just inhalation, but it is mechanical. Purak is not merely mechanical prolongation of inspiratory phase, but it is done with full concentration of mind. तो concentration is important. ये हमने देखा कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो पूरक फेज में अफेक्टेड होते हैं या पॉजिटिवली अफेक्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे कुंभक फेज। व्हाट इज कुंभक फेज? कुंभक मींस voluntary retention of breath. Voluntary retention of breath. We have to stop inhalation and retain the inhaled air in the lungs for proportionate time. Okay. Normally, it is means ideal duration of Kumbhaka is 4 times to the inhalation. But प्राथमिक तौर पे हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम धीरे धीरे हमारी साधना को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आगे देखेंगे कि इंट्रा in alveoli is going to increase, and the stretch receptors can't bring the reflex contraction of lungs even if they are stimulated or even if they are stretched. Okay. And respiratory muscles also can't relax. Okay. कुंभक में क्या होता है, हमारे पूरे वॉलंटरी कंट्रोल से जो कॉर्टिकल लेवल पे होता है, बड़े ब्रेन पे होता है, ठीक है, तो उससे हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी, और जो हमारे अल्वियोला होते हैं वो भी काम नहीं करते। अब
वो उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो खारिज किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे से क्या होता है कि जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो अच्छी तरीके हो जाता है, और उसके बाद एज वी रिटेन द ब्रीथ फॉर कंसिडरेबल टाइम द लेवल ऑफ CO2 इज गोइंग टू इंक्रीज। मतलब जब हम कुछ समय तक कार्बन कुंभक करते हैं तो उसके बाद जब गैसें एक्सचेंज हो जाता है तब उसके बाद CO2 की लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है। ठीक है, तब जब यह CO2 की लेवल बढ़ने लगती है तो कीमो रिसेप्टर्स जो लोकेट होते हैं हमारे कैरोटिड में और पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा को संदेश भेजते हैं कि हवा अभी एक्सपिरेशन करो, इनहेलेशन करो। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रमाण मात्रा हमारे शरीर में खून में बढ़ गई है, लेकिन वो भी जो स्टिमुलेशन होता है वो भी खारिज किया जाता है हमारे वर्टिकल कंट्रोल के साथ। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल अगर हम प्राथमिक अवस्था में होते हैं तो अगर हमने 2 राउंड किए हैं प्राणायाम के, ऑटोमेटिकली हम इनहेल कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली एक्सेल करते हैं। तो ये जो करते हैं तो वो कीमोरिसेप्टर्स के वजह से करते हैं। ठीक है, तो यह कीमोरिसेप्टर्स काफी इम्पोर्टेंट है और इसको हमें ट्रेन करना है। ठीक है, पहले बात अगर आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो साधु मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो काफी देर तक पानी के अंदर बिना सांस लिए बैठते थे। वो क्यों बैठते थे, क्योंकि उन्होंने यह सब ट्रेन किया हुआ है खुद को, उनके स्ट्रेस रिसेप्टर्स को, उनके कीमो रिसेप्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया होता है। मतलब अगर जो सिंसियरली प्राणायाम करते हैं तो इस प्रकार से अगर हम ट्रेन करते हैं तो वह ट्रेन हो जाने के बाद जो इम्पल्स होता है एक्सेलेशन का वो नहीं भेजते, इनहेलेशन का इम्पल्स नहीं भेजते। अगर किसी ने प्राणायाम किया है या सिंसियरली प्राणायाम करने की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पता चलेगा कि कुछ हद तक हम अगर प्राणायाम करते हैं तो 2-4 राउंड के बाद अचानक से हमें इनहेल करना की जरूरत पड़ जाती है, अचानक से हम एक्सेल कर देते हैं। तो यह इस रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो धीरे धीरे हमें इसको ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। नॉर्मल जब होता है, जब नॉर्मल हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं तो उसमें हम कितने एयर को लेते हैं, एक मिनट में 7.5 लीटर्स एयर हम अंदर लेते हैं नॉर्मल। जब प्राणायाम करते हैं तब उसमें हम सिर्फ 3 या 5 लीटर ही एयर अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग रेट हम कम करते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन इज 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट और प्राणायाम के बाद हम करते हैं उसको 8 to 12 ब्रीथ पर मिनट। ओके, तो इसकी वजह से एयर कम होती है लेकिन उसका एक्सचेंज जो है वो इफेक्टिवली होता है। सो it will be clear that the O2 available for exchange is less in pranayam than in normal breathing. So this should be important part to remember. Okay. तो जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं which are sensitive to lower concentration of O2, ठीक है, तो वह क्या करते हैं, पावरफुल स्टिमुलस भेजते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को टू स्टार्ट एक्सेलेशन। तो यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके ऊपर जब हम कंट्रोल करते हैं तो यह जो रिसेप्टर्स होते हैं तो उनको हम ट्रेन करते हैं। तो इसके वजह से लिखा है कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वी कैन रिड्यूस द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। मतलब जो 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट है तो प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वी कैन डिक्रीज अप टू 6 to 10। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक कैलकुलेशन किया हुआ है। ये क्या है कि अगर ऐसा कंसीडर करें कि 18 ब्रीथ हम लेते हैं एक मिनट में, ठीक है, तो एक आवर में हम लेते हैं 1080 ब्रीथ। देन अगर हम पूरे दिन में अगर उसका विचार करें
तो कुल मिला के हम ब्रीथ कितने लेते हैं 25,920। अगर देखिए अगर हम एक ब्रीथ भी अगर कम कर दे, एक ब्रीथ मतलब अगर हम सिंचर प्राणायाम प्रैक्टिस से अगर 17 ब्रीथ पर मिनट अगर लेते हैं तो पूरे दिन में हम सिर्फ 24,480 ब्रीथ लेते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ईयर, सॉरी 1.5 आवर्स। मतलब अगर हम एक ब्रीथ भी कम करेंगे तो हमारी जिंदगी 1 घंटे से बढ़ जाएगी। ऐसा कहते हैं कि हम जो इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमें क्या करना है, हमारे जो सांस है वह तय है, उतने सांसें अगर हमने ले ली तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम एक ब्रीथ भी कम करते हैं तो उससे हमारा 1 घंटा बढ़ता है, ठीक है। 2 अगर ब्रीथ कम करेंगे तो हमारे 2 घंटे 3 घंटे बढ़ेंगे, ठीक है। 4 ब्रीथ कम करेंगे तो हमारे 6 घंटे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हमारा जीवन मान भी कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टाइप ऑफ एग्जांपल। Then let us see the what happens in the रेचक phase. रेचक phase में क्या होता है वो हम देखेंगे। रेचक means what? The voluntary control over exhalation. Ideal duration of रेचक is double time than inhalation. So अभी देखिए हमने एक ही बार इनहेल किया है और इनहेल करने के बाद हमने अभी तक सांस रेचक शुरू किया है, मतलब सांस को अंदर नहीं लिया है। तो इससे क्या होता है, ड्यूरिंग द रेचक फेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस्ड एंड अल्वियोलाई आर ग्रेजुअली डिफ्लेटेड। मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस होता है, फिर भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन इनहेल नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ता है और इसकी वजह से कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वह क्या कीमो रिसेप्टर्स इन मेडुला ट्राइंग टू इनहिबिट द एक्सहेलेशन एंड स्टार्ट इनहेलेशन। ऐसा भी होता है कभी कभी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, सांस रेचक चालू है तब भी अचानक से हमें इनहेल करने की जरूरत पड़ जाती है और हम इनहेल भी करते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ chemoreceptors. And similarly, peripheral chemoreceptors is trying to bring inspiration, okay, as they are sensitive to lower concentration of O2. Okay. तो इस प्रकार से यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रेचक फेज भी चालू है तब भी हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो यह जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर में बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इट मे बी नोटेड दैट the carbon dioxide has got a calming effect on the nervous system up to certain limit. कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण अगर हमारे शरीर में कुछ हद तक बढ़ता है तो वह हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है कुछ हद तक, हाँ ठीक है। And it has been found to reduce anxiety when administered in the form of mixtures containing 65% of CO2 and 35% of O2. मतलब यह नोटेट किया है जब पेशेंट होते हैं तो उनको अगर हम इस प्रकार से मिक्सचर देते हैं 65% ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 65% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 35% ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे एंजाइटी कम होती है एंड दिस हेल्प्स द माइंड टू अंडरगो स्टेट ऑफ ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन ऋषि मुनि, तो उन्होंने क्या बताया है, धारणा योग्यता मनसः, प्राणायाम के बारे में, धारणा करने के लिए हमारे मन को योग्य बनाता है। तो किस प्रकार योग्य बनाता है, तो इस प्रकार बनाता है, यह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। तो और भी एक बात कि यह जो डबल टाइम प्रोपोर्शन दिया है, मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेंशन का जो रेशियो है वो है 1:4:2। तो कई बार मुझे प्रश्न पड़ा कि ये जो एक्सहेलेशन है वो क्यों ज्यादा बताया है, वो इनहेलेशन के प्रमाण में क्यों नहीं बताया। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि
अब इससे जो डबल टाइम प्रोपोर्शन है ना, तो उसी से क्या होता है, दिस फैसिलिटेट द सच ट्रेनिंग ऑफ कीमोरिसेप्टर्स एंड this facilitates such training of chemoreceptors to withstand more and more concentration of CO2 in the blood. मतलब अगर हमारे शरीर में अगर CO2 होता भी है तब भी इस कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस रिसेप्टर्स को ट्रेन किया जा सकता है डबल टाइम रेचक से, प्रोपोर्शन से। हाँ, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि प्रोलॉन्ग एक्सलेशन गिव्स राइज टू पैरासिम्पैथेटिक टोन इन द बॉडी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो चित्त प्रसादन उपाय बताए गए हैं उसमें है मुदिता करुणा, मुदिता उपेक्षा नाम, ठीक है, मुदिता करुणा नाम, ठीक है। तो ये जो बताया गया है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, उसके बाद यह भी बताया गया कि प्रच्छर्दनम व विदारभम या प्राणस्य, क्या बताया है कि सांस को छोड़ना है और सांस को रोक के रखना है, इससे चित्त प्रसादन होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बताया कि सांस को अंदर लेने से चित्त प्रसादन होता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने किस प्रकार से यह विचार बताए गए सब है। क्यों होता है ऐसा, जब हम सांस को ज्यादा देर तक बाहर छोड़ते हैं या कॉन्सेंट्रेट से बाहर छोड़ते हैं तो उन्होंने बताया है कि प्रोलॉन्ग एक्सलेशन ऑफ जो हम करते हैं अगर, तो पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ता है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कम होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरीके से काम करने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा चित्त के ऊपर, मन के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इसकी वजह से हमारे जो भावनाएं हैं, therefore the emotions cannot influence the nervous system। अगर कोई भी भावना आपके मन में है तो वह आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी अगर हम इस प्रकार से एक्सलेशन के ऊपर अगर फोकस करते हैं। तो दैट इज आल्सो वन टाइप सिग्निफिकेंट ऑफ डबल टाइम प्रोपोर्शन ऑफ रेचका। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इट मेक्स exhalation most complete when inhaled for puraka we get maximum quantity of fresh air। इससे क्या होता है, जो हम डबल टाइम एक्सलेशन करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा एयर, ज्यादा से ज्यादा CO2 हमारे लंग्स में बाहर जाता है। तो इसकी वजह से आफ्टर द लॉन्गर एक्सलेशन we can get the maximum quantity of fresh air, which is equivalent to 75% of our vital exchange। मतलब जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग जब एक्सेल करते हैं तो उसमें कुछ रेसिड्यू अंदर रहता है हमारे लंग्स में, तो इसकी वजह से जो अंदर सांस आती है वो कम आती है। जब हम ऐसे डबल टाइम एक्सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रेश एयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो वी रिमेन अवेयर of the force flow of air and the duration, and this keeping our mind away from the external stimulation। मतलब जब हम डबल टाइम प्रोपोर्शन से रेचक करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से दूर हो जाता है और इसी से जो थॉट प्रोसेस है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमें धारणा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी थॉट्स have effects on your body, on your tissue, on your cell। Okay, अगर हम इस प्रकार से इन्हें रिटेंशन एंड कुंभक करते हैं प्रॉपर वे से तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिव थॉट होते हैं या कोई भी थॉट होता है वो कम हो जाता है और हम अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं ब्रीदिंग पे। और ये थॉट प्रोसेस कम होने के कारण इसका जो परिणाम हमारे हर एक अंग प्रत्यंग पे होता है तो वो कम हो जाता है और वी फील रिजिनरेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यह एक श्लोक बताया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत पश्चात् शनैः शनैः तथैव सेविता वायु अन्यथा हन्ति साधकम्। और प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगोपशमः भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। तो यह क्यों बताया है हमारे ऋषि मुनियों ने, तो इसका जवाब आपको इस
रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म में मिल गया होगा। क्या होता है, जब यह मैकेनिज्म चालू होता है तो ये जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स है जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेस रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स है, ओके, बैरल रिसेप्टर्स है, यह क्या है, all these all the reflexes we cannot control it। हम इस रिफ्लेक्सेस पे नॉर्मल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, और these reflexes are directly connected with the brain, directly connected with the medulla oblongata, directly connected with the our nervous system। So before trying to control these stress reflexes, we will have to prepare our body, we will have to prepare ourselves for the practice of pranayama, otherwise it will lead to diseases। तो इसीलिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, क्योंकि ये देखिए ना, ये सेंट्रल पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है, ठीक है, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, यह हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे रिफ्लेक्सेस है। अगर इसमें अगर कोई गलती हो गई, इसमें अगर कोई बाधा आ गई, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म अगर गलत हो गया तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है हमारे नर्वस सिस्टम का, तो वो भी बिगड़ सकता है। तो इसकी वजह से प्राणायाम करने के लिए हमारे बॉडी को हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। ये जो रिफ्लेक्सेस है, जो वाइटल रिफ्लेक्सेस के तौर पे जाने जाते हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, तो उन्होंने प्राणायाम करने से पूर्व खुद को तैयार करने के लिए बोला है। तो किस प्रकार से तैयार करने के लिए बोला है, तो शुद्धि क्रिया करके, षटकर्म करके हमें क्या करना है, खुद को तैयार करना है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जो बताया आपको कि यह आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, सो इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो ये जो प्राण है, जो वाइटल प्राण है, जो शरीर के सभी काम करता है, सृष्टि के सभी काम करता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने से पहले हमें हमारे शरीर के जो उप प्राण है उसके ऊपर कंट्रोल करना है। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे शरीर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना है, और उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। तो यह जब मैंने सोचा, यह जब मैंने जाना, जब मैं खुद शुद्धि क्रिया करता था या शुद्धि क्रिया करता हूँ, तब मुझे ऐसा पता चला कि जो भी व्यक्ति अगर शुद्धि क्रिया का अभ्यास अच्छी तरीके से करता है, तो उसको प्राणायाम अच्छी तरीके से आ सकता है, और जो प्राणायाम करता है तो उसको उसका फायदा भी अच्छा हो सकता है। तो क्या है, तो ये देखेंगे आगे। जो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यह जो 5 वायु है, उपप्राण है, उसके ऊपर हम शुद्धि क्रियाओं के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। नाग जो वायु होता है, तो यह इसका काम क्या है, डकार। तो डकार आता है खाना खाने के बाद, तो वह इसका काम होता है। तो गजकर्णी, वमन धोती, दंड धोती के बाद हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन कुर्म, कुर्म प्राण जो होता है, कुर्म उपप्राण, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, द ब्लिंकिंग ऑफ अवर आईज। हम दिन भर कितनी बार करते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन त्राटक जब हम करेंगे तो इनडायरेक्टली इट इज कनेक्टेड विद द कुर्म प्राण या कुर्म उपप्राण। क्रुकल, क्रुकल का फंक्शन क्या है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स। तो सूत्र नेति और जल नेति जब हम करते हैं, तो इस स्नीजिंग रिफ्लेक्स पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देवदत्त का काम क्या है, देवदत्त का काम है यावनिंग, ठीक है, दामाई आना, उबासी आना, ठीक है। तो ये जो उबासी आती है हमें,
तो वह देवदत्त का काम है। अगर हम कपालभाति रेगुलरली करेंगे तो हम इस प्राणवायु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, हमारे ऋषि मुनि ने जो कुछ भी बताया है वो हमारे लिए आप्त प्रमाण है, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, कोई मतलब साइंटिफिक रीजन हमें मालूम नहीं, इसलिए हम उसके ऊपर विचार करते हैं। और विचार करने के बाद हमें इस साइंटिफिक स्टडी से ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ भी बातें हमको वह काफी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको महसूस होगा कि प्राणायाम is not merely breathing practices. Pranayam is not merely a deep breathing. Pranayam is not merely the breathing technique. It is a control over nervous system. नर्वस सिस्टम के ऊपर ये जो चालू है ना, ब्रीदिंग की इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो यह प्राणायाम करके हमें क्या करना है, हमारे बॉडी को इस तरीके से तैयार करना है कि हम केवल कुंभक तक पहुंच सके। केवल कुंभक क्या होता है, जब हम ब्रीदिंग नहीं करते और उस अवस्था में ऑटोमेटिकली गैसेस एक्सचेंज हो सकता है और होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, जो हम ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस इन आवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि जो आउटर प्रेशर होता है और इन, तो हम जो सांस को लेते हैं सांस को छोड़ते हैं वो क्यों होता है, तो वो होता है ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है, तो ऑटोमेटिकली बाहर की हवा अंदर आती है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ता है बाहर का कम होता है तो ऑटोमेटिकली हवा बाहर जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट ड्यू टू दिस sincere practice of pranayama, okay, we can control this stretch reflex mechanism. We can stretch maximum amount of this alveoli. Okay, so after some time, मतलब यह मेरा भी मैं खुद प्राणायाम का एक अच्छा साधक हूँ, मैं खुद शुद्धि क्रियाएं करता हूँ, तो इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम इस प्रकार से साधना करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद जो प्रेशर है लंग्स का, वह हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसके साथ अगर मिल गया या वो अगर सेम करने में हम सक्षम हो पाते हैं तो हमारा केवल कुंभक लगता है और हमें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे ऋषि मुनि ने बताया है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्, मतलब जब भी हम सांस को रोकेंगे तो मन का भागना बंद हो जाएगा। तो यह जो प्राणायाम है, तो इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे स्ट्रेस रिफ्लेक्स पे, कीमो रिसेप्टर्स पे, बैरल रिसेप्टर्स पे, तो हम यह जो प्रेशर है वो अच्छी तरीके से एक समान कर पाएंगे और केवल कुंभक अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अगर एक बार आपने केवल कुंभक लगा दिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, यह हर एक साधक को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सो प्राणायाम करने से पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इम्पोर्टेंट बातें बताई है, तो इसका ध्यान एज ए सिंसियर योगा टीचर हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अच्छी तरीके से योग साधना हमें करनी चाहिए और यह बात ध्यान में रखते हुए हमें प्राणायाम करना है और प्राणायाम सिखाना भी है। ठीक है, अगर आप प्राथमिक अवस्था में हो, अगर आप इंटरमीडिएट में हो या अगर आप एडवांस में हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस सब चीजों का। अगर आपको नहीं आता है प्राणायाम कुंभक करने के लिए
रेचक, अगर आपको नहीं जमता है इतने देर तक तो मत कीजिए, क्योंकि दैट विल अफेक्ट डिजॉल्व द रिसेप्टर्स और रिफ्लेक्सेस। ओके, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने बताया, यथा स्नेहो गजो व्याघ्रो भवेत् पश्चात् शनैः शनैः। So this all about the physiology of pranayama. Okay, so thank you for inviting me